हे एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2012 का क्वेश्चन पेपर सीडीपी का। जब ये पेपर मैंने देखा तो इसकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे मुझे, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आगे जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें रिपीट हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। इससे पहले हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 2011 से लेके 2023 तक सभी सीटेट के पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन वन बाय वन। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट सीडीपी पीवाईक्यू से, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जाके विजिट कीजिए प्लेलिस्ट को। बिल्कुल आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, 2012 का क्वेश्चन पेपर है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मीन्स, मतलब जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए, व्यवस्था फेल हुई है, या बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। कहीं भी कुछ भी हो जाए, अगर बच्चा कोई फेल होता है तो उसमें बच्चे की कोई गलती हमें नहीं निकालनी होती। बच्चा कभी गलत नहीं होता, चाहे पूरा सिस्टम फेल हो जाए, पूरी व्यवस्था फेल हो जाए, पूरा जहाँ पूरा वर्ल्ड पूरा देश फेल हो जाए, लेकिन बच्चा कभी फेल नहीं होगा। बच्चे में कभी कोई कमी नहीं निकालनी होती। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से तो कि मेमोराइज नहीं किया इसलिए फेल हुआ, ये गलत ऑप्शन है। प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, ये भी नेगेटिव है। द सिस्टम हैज फेल्ड, सिस्टम फेल्ड हुआ है, जो उसको अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाया, अच्छे से पढ़ाई नहीं करवा पाया, अच्छे से लर्निंग नहीं करवा पाया उसकी, तभी वो फेल हुआ है। तो सिस्टम हैज फेल्ड, थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही है। द इम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। मतलब टीचिंग करवा रहे हैं तो टीचिंग की जगह लर्निंग होनी चाहिए, तो ये कैसे शिफ्ट होगी, कैसे होगी। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को जब अडॉप्ट किया जाएगा तभी ये पॉसिबल है कि टीचिंग को लर्निंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं सीखें चीज़ों को। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति, जिसमें बच्चे खुद एक्टिव होते हैं, खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनको डिस्कशन डायलॉग करने का मौका मिलता है, हर चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन तो नहीं आएगा, फ्रंटल टीचिंग भी नहीं आएगा, रटना तो वैसे ही नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही है, अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। नेक्स्ट है, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच द कंसेप्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इज, बीजों का अंकुरण सिखाना है बच्चों को, तो इसके लिए प्रभावी पद्धति कौन सी है। विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ठीक बात है। शाम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। चित्र दिखाना या वर्णन करना, देखो ये सब इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। जो करके सीखना, डूइंग सेल्फ, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो जब बच्चे खुद पौधे के बीज को बोएंगे, उसको बढ़ते हुए देखेंगे, जर्मिनेशन को देखेंगे, तो वो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही है, बच्चों खुद एक्टिव जिस चीज़ में होते हैं, खुद जहाँ उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है वो हमेशा ही पॉजिटिव ऑप्शन होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। टू मेक द स्टूडेंट्स प्लांट सीड्स एंड ऑब्जर्व स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन, बच्चों को खुद ही करने दे जो करना है, तभी वो अच्छे से सीखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या है। सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, ठीक बात है। एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर, बिल्कुल नहीं। इंक्लूड्स इंडोक्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब तथ्यों की शिक्षा से संबंधित मतलब आरोप लगा देते हैं कि हाँ ये यही होगा तो यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, नहीं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप नहीं, बिल्कुल नहीं। टीचर्स नहीं, बच्चों को करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ से सही हो जाएगा। इंक्लूजन क्या होती है कि जो डाइवर्सिटी, जो बच्चों के अंदर अलग अलग भिन्न प्रकार के बच्चे हैं, उन सबको एक ही क्लासरूम में बिठाना, सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, यही होता है इंक्लूजन। बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करवाना, सब टाइप के बच्चे बैठे हैं वहाँ पे, दिव्यांग, नॉर्मल, मेंटल रिटार्टेड, हर टाइप के बच्चे, यही इंक्लूसिव एजुकेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन से होते हैं भाई, जहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ऑप्शन किसे मिलेंगे, शॉर्ट आंसर नहीं, ओपन एंडेड नहीं, ट्रू और फॉल्स यस बिल्कुल, ऐसे टाइप नहीं। तो ट्रू और फॉल्स में ही हमें ऑप्शन मिले हैं दो, या तो सही होगा या फिर गलत होगा, तो यही है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर, जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं वो भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में माने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में माने जाते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वो भी माने जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। और जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों की क्रिएटिविटी कौन से क्वेश्चंस के थ्रू हम देख सकते हैं, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन।
क्या फीचर है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का? इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोलेली ओनली आ जाए तो वैसे ही काट दो यार। प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक तो नेगेटिव है। एम्फेसाइज ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स, बिल्कुल नहीं। फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, बिल्कुल नहीं। फ्लेक्सिबल, देखो फ्लेक्सिबल एक वेरी पॉजिटिव वर्ड है। फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट, हाँ यही सही हो जाएगा इन ऑप्शंस में से। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम वही है जहाँ पे समय सारणी अच्छी हो, बैठने की व्यवस्था भी अच्छी हो बच्चों के लिए, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही है। A teacher, after preparing a question paper, checks whether the question tests specific testing objectives. He is concerned primarily about the question papers. मतलब एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पत्र है वो डैश के बारे में चिंतित है। मतलब जो शिक्षक है वो क्या देख रहा है बार बार जांच करके, तो वो ये देख रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया है वो बच्चों के हिसाब से बनाया गया है। मतलब फिफ्थ क्लास का जो बच्चा है उसको फिफ्थ क्लास का ही पेपर मिल रहा है, उसके लिए जो फिफ्थ क्लास का जो सिलेबस गिवन है उसी में से क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है, तो इसको कहते हैं वैलिडिटी। पेपर की वैलिडिटी जांच रहा है वो, कहीं फिफ्थ क्लास के बच्चे को सिक्स क्लास का पेपर या सिक्स क्लास के क्वेश्चन तो नहीं दे दिए पेपर में, तो ये होता है वैलिडिटी। ध्यान रखना, ठीक है, वैलिडिटी। और रिलायबिलिटी होता है कि सभी बच्चों के लिए सेम ही पेपर होना चाहिए, ये नहीं है कि उस किसी के लिए हार्ड क्वेश्चन किसी के लिए क्वेश्चन, तो ये रिलायबिलिटी होता है। और वैलिडिटी होता है कि जिस क्लास का भी पेपर है वो उसी क्लास के उसको क्वेश्चन पूछे जाएं, यानी उसी के अनुसार जैसे उसे शिक्षा दी गई है वैसे ही क्वेश्चन उससे पूछे जाएं। क्रिटिकल पेडागोजी फर्मली बिलीव्स दैट, क्रिटिकल पेडागोजी कौन सी होती है? क्रिटिकल पेडागोजी होती है जैसे कि अगर कोई पेडागोजी क्लासरूम में दी जा रही है, मतलब उनको बाहर के एनवायरनमेंट से नहीं कुछ सिखाया जा रहा, सिर्फ क्लासरूम टेक्स्ट बुक वगैरह से सिखाया जा रहा है, तो बच्चे जो है उसका विरोध कर सकते हैं, तो ये होती क्रिटिकल। तो यहाँ से ऑप्शन देखते हैं, द लर्नर्स नीड नॉट रीजन इंडिपेंडेंटली, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है, ये बात ठीक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, द एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन ऑफ लर्नर्स, हाँ बिल्कुल सही बात है। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन नहीं, तो बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, ये इक्विवेलेंट नहीं, प्रासंगिक होते हैं, रेलिवेंट होते हैं ये, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि द एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन ऑफ लर्नर्स आर इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। मतलब बच्चों ने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या उनको अच्छे से सिखाया गया, क्या उनको कक्षा के बाहर सिखाया गया, उनको रियल वर्ल्ड से जोड़ के कनेक्ट करके उनको सिखाया गया, ये होती है क्रिटिकल पेडागोजी, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती है जहाँ पे बच्चों का जो असेसमेंट है, जो आकलन है, वो स्कूल के टीचर्स ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनका बच्चे को क्या सिखाया गया है, कैसे उनका बच्चा सीखता है, बहुत अच्छे से उसको समझते हैं वो, कि क्या लर्निंग जो टीचिंग जो स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ऐसे बच्चों को सिखाने के लिए अपने बच्चों को, तो उनको अच्छे से अपने बच्चों के बारे में पता है, तो ये होता है स्कूल बेस्ड प्रिंसिपल। तो फर्स्ट ऑप्शन है टीचर नो दियर लर्नर्स कैपेबिलिटी बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, बिल्कुल सही। जो स्कूल के खुद के जो टीचर्स हैं वो ही बच्चे को अच्छे से समझ पाएंगे उसकी लर्निंग को, जबकि कोई बाहर से आके उनका असेसमेंट करे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे हमारे यहाँ पे वाइवा होता है स्कूल में, प्रैक्टिकल होती है, तो हम बाहर से कोई और से आके हमारा असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा नहीं, टीचर्स खुद ही स्कूल के टीचर्स ही पूछें, तो ये होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्टूडेंट शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड्स, नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ से सही हो जाएगा। टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। समझ आ गया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। लर्नर्स डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो अ टीचर शुड, शिक्षार्थी व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, हाँ ठीक बात है। एनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, नहीं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कभी नहीं। इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, नहीं। इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, यूनिफॉर्म नहीं, एक समान नहीं होना चाहिए, मल्टी होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे में डिफरेंसेस होते हैं और अलग अलग टाइप से बच्चा सीखता है, सेम रेट से नहीं सीखेगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का? ऐसे क्वेश्चन करते टाइम आप यस और नो का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, तो अभी हमसे करेक्ट ही पूछा है। इट डजेंट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि विकास की दर समान नहीं होती।
डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर नहीं होता, स्पाइरल होता है डेवलपमेंट। इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है डेवलपमेंट। देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुई है। जो डेवलपमेंट होता है ना, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है, ये हमने पढ़ा है। लेकिन जो एक हमारे जीन पियाजे हैं साइकोलॉजी में, वो मानते हैं कि डेवलपमेंट डिसकॉन्टिन्यूस होता है। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार ये स्टेटमेंट पूछी गई है। 4 ऑप्शंस देखिए, ये पूछा गया है कि कौन-सी बात इनमें से पियाजे के अनुसार सही है या फिर गलत है, तो उसमें एक ये स्टेटमेंट दी होती है, इट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस और डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस। तो पियाजे ने कहा है डेवलपमेंट को डिसकंटीन्यूअस, जबकि जो हमारी पूरी साइकोलॉजी है, वो मानती है कि कंटीन्यूअस प्रोसेस। तो ये एक विशेषता है डेवलपमेंट की कि ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ से। अगर हमसे पियाजे के अकॉर्डिंग पूछा होता तो डिसकंटीन्यूअस सही था। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, ये भी गलत बात है, सारी अंतर संबंधित होती है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, इट डजंट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल। सभी में विकास दर समान नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है। कई बच्चे जो होते हैं वो 11 मंथ में चलना स्टार्ट करते हैं, कई 12 मंथ में, तो कई 2 साल में, 18 मंथ में स्टार्ट करते हैं। तो सब अलग अलग टाइप से सीखते हैं, अलग-अलग रेट होती है डेवलपमेंट की हर बच्चे में। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ डिवाइडेड इंटू डोमेन्स। देखो 4 डोमेन होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, याद रखना हमेशा। एक होती है, सबसे पहले आती है फिज़िकल, जहाँ डेवलपमेंट सिर्फ़ इन्हीं पे काम करता है। फिज़िकल डेवलपमेंट होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, इमोशनल डेवलपमेंट होगी और सोशल डेवलपमेंट होगी, 4 टाइप की, ठीक है? फिज़िकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल, ध्यान रखना PCEO। PCEO, ये चारों चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद जो साइको सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, ऐसी कोई डोमेन नहीं होती, 4 टाइप की ही होती है। तो यहाँ से फिज़िकल, कॉग्निटिव, हाँ, फर्स्ट ऑप्शन में ही है, फिज़िकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। बाकी साइकोलॉजिकल नहीं होती, स्पिरिचुअल भी कोई नहीं होती, साइको साइको सोशल, साइकोलॉजिकल भी कोई नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार, तो ध्यान रखना 4 ही टाइप की डोमेन्स होती हैं हमेशा। A teacher uses a text and some pictures of fruits and vegetables and holds a discussion with her students. The student link the details with their previous knowledge and learner the conception of nutrition. बहुत अच्छी क्लास चल रही है, मतलब जो शिक्षिका है वो फल सब्जियां दिखा रही है और बच्चे खुद ही चर्चा करके सीखते हैं कि किससे हमें पोषण मिल रहा है, न्यूट्रिशन का कंसेप्ट सीखते हैं। वाह! तो ये क्या है? ये क्लासिकल कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग है। कंडीशनिंग तो कुछ नहीं दी जा रही, कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था पावलव ने, ध्यान रखना। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट भी नहीं दी जा रही, रीइंफोर्समेंट दिया था स्किनर ने और हल ने। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की है नहीं, ऐसी कोई बात यहाँ नहीं हो रही। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ही है, ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं बच्चे खुद ही। फ्रूट और वेजिटेबल से न्यूट्रिशन की स्टेटमेंट सीख रहे हैं, संकल्पना सीख रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो इसके रोने का क्या कारण होता है? द चाइल्ड स्टार्ट्स टू क्राई व्हेन हिज ग्रैंडमदर टेक्स हिम फ्रॉम हिज मदर्स लैप। तो क्यों रोता है? सोशल एंजाइटी, इमोशनल, स्ट्रेंजर, सेपरेशन। देखो यहाँ से है ना, सोशल तो है नहीं, स्ट्रेंजर भी नहीं है, सेपरेशन नहीं करना, वियोग नहीं करना, ये हमें करना है इमोशनल एंग्जाइटी। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट की 4 होती है, कॉग्निटिव, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल, है ना? तो इमोशनल एंग्जाइटी है ये, सेपरेशन नहीं है, ध्यान रखना। इमोशनली जुड़ा हुआ है वो अपनी माँ से, और जब उसे कोई और होता है तो वो रोने लगता है। तो इमोशनल है ये, संवेगात्मक चिंता है। सेकंड ऑप्शन सही है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, सोशलाइजेशन मीन्स, क्या होता है सोशलाइजेशन? की समाज में एडजस्ट होना, क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स, मतलब अपने ही नियम बनाना नहीं, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, ये ठीक बात है वैसे, अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट। जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, बिल्कुल समाज के अनुसार ढल जाना, यही होता है सोशलाइजेशन। A school gives preference to girls while preparing student for a state level solo song competition. एक स्कूल होता है, वो एकल गायन प्रतियोगिता में सिर्फ लड़कियों को ही मतलब तैयार करता है, लड़कियों को ही भाग लेने के लिए कहता है। तो ये क्या दर्शाता है? देखो, ग्लोबल ट्रेंड तो ये नहीं है, प्रैग्मेटिक अप्रोच भी नहीं है। अब ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग है या जेंडर बायस है? इसको प्रोग्रेसिव थिंकिंग मत कर देना कि लड़कियों को अगर मौका मिल रहा है तो दैट मीन्स कि प्रोग्रेसिव क्लास नहीं, प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है, ये पक्षपात ही है। ये लड़कों के साथ पक्षपात हो गया कि सिर्फ लड़कियों को ही मौका दिया जा रहा है
तो ये जेंडर बायस है बिल्कुल। जो लड़के और लड़कियाँ होती हैं उनको हमेशा इक्वल में रखना है, ये नहीं कि लड़कियों को आगे रखो या लड़कियों को पीछे रखो, लड़कों को आगे रखो या पीछे रखो, बिल्कुल इक्वल में रखना है, तभी वो प्रोग्रेसिव होगा। अदरवाइज़ वो जेंडर बायस हो जाएगा, लैंगिक पूर्वाग्रह ही हो जाएगा कि सिर्फ़ लड़कियों को ही मौका मिल रहा है, तो बेचारे लड़कों के साथ ही पक्षपात हो गया। तो 4th ऑप्शन ये यहाँ से सही है, जेंडर बायस। कन्फ्यूज़ करने के लिए ही ये क्वेश्चन दिया गया था, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट है वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोस्की ने थ्योरी दी थी सोशो कल्चर थ्योरी, तो कल्चर और सोसाइटी का ही बताया था, तो यहाँ से हेरिडिटी मॉरल फिजिकल नहीं होगा, सोशल हो जाएगा, सामाजिक, समाज के बारे में ही बताया था। अ टीचर मेक्स यूज ऑफ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ लर्नर्स, शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, तो अच्छी बात कर रही है ये, उसकी क्लास जो है वो प्रोग्रेसिव है। लर्निंग स्टाइल ऑफ हर लर्नर्स, शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, अच्छा 21 की थ्योरी से इन्फ्लुएंस, देखो कोहलबर्ग की मॉरल थ्योरी का इसमें क्या यूज है? गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, वाइकोस्की का भी कोई यूज नहीं है, ना सोशल सोसाइटी की बात हो रही है, ना कल्चर की, कोग्निटिव की बात नहीं हो रही, इसमें बात हो रही है कि जो बच्चे हैं उनमें अलग अलग टाइप की बुद्धि है और वे अलग अलग लर्निंग स्टाइल है, वो अलग अलग सीख रहे हैं, तो ये गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उस पर डिपेंड है, क्योंकि गार्डनर ने बुद्धि के 8 आयाम बताए हैं, 8 टाइप की बुद्धि बताई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और बच्चा जो है, हर बच्चे के अंदर अलग-अलग टाइप की बुद्धि होती है और अलग-अलग शैलियों का यूज़ करके उन्हें सिखाया जाना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएँ और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। देखो ये टीचर भी मतलब काफ़ी अच्छा कर रही है कि बच्चों को ही मौका दे रही है। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, मटेरियल का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रही, तो ये कट जाएगा। सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल एंड बीइंग अ रोल मॉडल, ऐसा भी टीचर का कोई मोटो नहीं लग रहा, क्योंकि वो खुद उत्तर नहीं दे रही, बच्चों को उत्साहित कर रही है, तो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन है बच्चों का, ठीक है, रेडी भी नहीं कर रही, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों की बिल्कुल इक्वल भागीदारिता ले रही है, तो 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, टीचर रिलेटेड देखना है। प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, देखो सीटिंग अरेंजमेंट तो बच्चे बैठते हैं, तो ये बच्चों के लिए हो गया, टीचर के लिए ढूंढना है हमें। अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, ये भी टीचर के लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बच्चे भी शामिल हैं इसमें। नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, विषय वस्तु की बात हो गई यहाँ, तो बुक्स की। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, ये बिल्कुल ठीक है, अगर बच्चा जो टीचर है वो जो अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अगर वो उसको अच्छे से आता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, टीचर रिलेटेड फैक्टर है ये, कि मास्टरी होनी चाहिए टीचर की अपने सब्जेक्ट पे, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टेक्निक, ऐसी कोई बात नहीं की कोहलबर्ग ने। लेइंग क्लियर रूल्स, रूल्स भी नहीं बनाने। इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशन ऑन मॉरल इश्यूज, या फिर गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी सही, ये सही है बिल्कुल, कि बच्चों को खुद ही इन्वॉल्व करो, नैतिक मुद्दाओं के चर्चाओं पर डिस्कशन करो, उनके साथ बिल्कुल बैठ के बातचीत करो, तो यही 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। Young learners should be encouraged to interact with peers in the classroom so that, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, तो गलत है। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, 3rd ऑप्शन ही यहाँ से सही है, कि सोशल स्किल वो सीखेंगे, अगर उन्हें आपस में बैठने के लिए कहा जाएगा, बिल्कुल बातचीत करना वो सीखेंगे, सोशल बनेंगे बच्चे, 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। When a child with a disability first comes to school, द टीचर शुड, क्या करना चाहिए जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार स्कूल आता है? तो रेफर द चाइल्ड टू अ स्पेशल स्कूल, नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसा नहीं कहती है। सेक्लूट हिम फ्रॉम अदर स्टूडेंट, अलग कर देना चाहिए, तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। डिस्कस विद द चाइल्ड्स पेरेंट्स टू इवॉल्व कोलैबोरेटिव प्लान्स, या फिर कंडक्ट एन एडमिशन टेस्ट, एडमिशन टेस्ट भी नहीं लेना, तो यहाँ से जो बेस्ट ऑप्शन बन रहा है वो 3rd ही है, कि बच्चों के माता पिता के साथ बात करें और सहकारी योजना विकसित करें, कोलैबोरेटिव प्लान बनाए कि इसको ऐसे ऐसे पढ़ाना है, इन टीचिंग लर्निंग मटेरियल से बनाना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करना है इसको पढ़ाने में, उसके पेरेंट्स से जाने कि कहाँ पे इसको डिसेबिलिटी है, किस डोमेन में इसको मतलब लर्निंग करने की ज़रूरत है, तो 3rd ऑप्शन यहाँ से सही लग रहा है।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। तो सेंसरी मोटर स्टेज होती है बर्थ से लेके 2 साल तक। तो उसमें बच्चा क्या कर सकता है ये बताना है भाई। इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बात। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, 2 साल का बच्चा क्या लॉजिकल थिंकिंग सॉल्व करेगा। इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शन, ऑप्शंस को एनालाइज बिल्कुल नहीं कर सकता। कंसर्न अबाउट सोशल इश्यूज, अच्छा 2 साल में ही उसको मतलब सोसाइटी के बारे में कंसर्न पैदा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है यहाँ पे। इमिटेट करके सीखता है, बच्चों इमिटेट करेगा और अपनी जो मानसिक धारणाएं हैं उसको सेंसेस के थ्रू रिप्रेजेंट करेगा। रोएगा, मतलब कभी भी कुछ भी रोने लग जाता है, हंसने लग जाता है, उसकी मर्जी है, जो भी सेंसेस के थ्रू करता है। तो 2 साल तक सेंसरी मोटर स्टेज होती है अकॉर्डिंग टू पियाजे, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, इसको तो बहुत बार हम पढ़ चुके हैं, इतनी बार ये रिपीट हुआ है। इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, सही है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, मतलब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना क्यों जरूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं बच्चों में, सिंपल, तभी उनको अलग अलग ध्यान देना चाहिए। हर बच्चा अलग टाइप से सीखता है। तो लर्नर्स ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स, टीचिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रिस्क्राइब्ड इट ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर, या फिर चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को बच्चों की विकास दर भिन्न होती है। प्रत्येक बच्चे की जो विकास दर, सीखने की जो दर होती है वो भिन्न होती है और उनको अलग अलग तरीकों से ही सिखाना चाहिए, इसीलिए इंडिविजुअल अटेंशन जरूरी है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड क्या है। तो फर्स्ट मेथड जो होता है वो ये होता है कि प्रॉब्लम के बारे में जानना, बच्चे कितना अवेयर है प्रॉब्लम के बारे में। तो वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस नहीं, प्रॉब्लम अवेयरनेस हाँ ठीक बात है। कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये सब बात की बातें हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट तो यही होगा कि पहले समस्या के प्रति जागरूक हो, उन्हें पता तो चले कि क्या समस्या है और हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। बाकी जो सेकंड में आएगा वो आएगा कलेक्शन करेगा, फॉर्मेशन करेगा, फिर वेरिफिकेशन करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट जो स्टेप होता है वो यही है कि प्रॉब्लम के प्रति अवेयर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग की 3 डोमेन होती है, ध्यान रखना, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। कोग्निटिव नहीं है, हाँ अफेक्टिव हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। और किसी पे नहीं जाना, कोग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर लिख सकते हो, ठीक, और साइकोमोटर कैप, ठीक है। कैप से आप इसको ध्यान रख सकते हो, बिल्कुल 3 टाइप की डोमेन होती है लर्निंग की। और डेवलपमेंट की पढ़ी थी हमने, 4 होती है, बता दो कौन कौन सी होती है, अभी हम पढ़ के आए थे पहले। नेक्स्ट ऑप्शन है व्हेन अ चाइल्ड गेट्स बोर्ड व्हाइल डूइंग अ टास्क इट इज अ साइन दैट, बच्चा किसी टास्क को करते करते बोर हो गया है तो क्या है ये। चाइल्ड इज नॉट इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं कहा जा सकता। चाइल्ड इज नॉट कैपेबल, चाइल्ड में कोई गलतियां नहीं निकालनी। डिसिप्लिन करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है, हमारा बच्चा पहले से ही डिसिप्लिन है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, द टास्क मे हैव बिकम मैकेनिकली रिपीटेड। नेक्स्ट है एरर्स ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट, जो त्रुटियां होती है बच्चे की वो क्या संकेत करती है, हाउ दे लर्न, या फिर दे नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल। नेगेटिव पॉइंट मैकेनिकल ड्रिल। एब्सेंस ऑफ लर्निंग, नहीं बच्चे में बिल्कुल एब्सेंस नहीं है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये कहाँ से आ गया, तो हाउ दे लर्न की बच्चे कैसे सीखते हैं यही सिखाती हैं उनकी गलतियां, कहाँ क्या सिखाना है, वो कैसे सीख रहे हैं, कैसे उनकी हेल्प करनी है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे 30 क्वेश्चन सीडीपी के, आई होप आपको समझ आए होंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।